नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 54 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी, या बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी में एक और टॉपिक आएगा, वो टॉपिक क्या होगा हमारे पास? टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और टॉपिक आएगा उसके नीचे, वो आएगा हमारे पास क्या? वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, दैट इज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल। यानी दो डाइपोल हम ऐसे रखेंगे और उन दो डाइपोल के बीच में जो लगने वाला फोर्स या फिर इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, यहाँ पर टॉर्क बोल सकते हैं, उस टॉर्क को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्या रहने वाले हैं? आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। और तीन जो 1 2 3 4 टॉपिक जो लिखे हैं, ये क्या है? इंपोर्टेंट टॉपिक है। और यहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है आपके, या तो IIT जैम में या फिर गेट में, और कभी कभी नेट में भी। वैसे नेट में इतना सस्ता क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी हो सकता है ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और इसे सीखने के लिए हमें ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। और ये जो चीजें ऊपर की चीजें हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिहाज से क्या होने वाली है? इंपोर्टेंट होने वाली है। वहां पर आपसे इससे डेरिवेशन आ सकता है कि व्हाट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो। पहले हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे लिख के चलते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि मतलब करना क्या चाह रहे हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट क्या है? उसका P है, इज प्लेस्ड in external electric field E as shown in following figure। ठीक है, and we want to find potential energy of that dipole। ओके, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। देखो अब यहां पर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो मैं उसको बना ही नहीं रहा हूं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो व्हाइट पेपर दिख रहा है यहां पर, या व्हाइट सीट दिख रही है आपको, या फिर बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। और मैंने यहां पर क्या रखा हुआ है? एक डाइपोल रखा हुआ है। तो डाइपोल कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो चार्ज हैं जो एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये कितना है मेरे पास? -q चार्ज है, और ये क्या है मेरे पास? +q चार्ज है। और अज्यूम करो कि दोनों चार्जों के बीच का सेपरेशन है वो कितना है मेरे पास? d है। ठीक है, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है मेरे पास? p है, ऐसा हमको दिया हुआ है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? p है। नाउ अब मुझे क्या करना है? इसकी क्या निकालनी है हमको? पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है? फाइंड करनी है। उससे पहले थोड़ा बहुत यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लें कि मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है? मेरा एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखें इस तरीके से, ताकि मैं ये बता सकूं कि इस -q की पोजीशन क्या है और इस +q की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? रेफरेंस फ्रेम चाहिए, और उसके लिए मैंने यहां पर एक रेफरेंस फ्रेम अज्यूम कर लिया, जो क्या है मेरे पास? XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। अज्यूम करो कि जो -q चार्ज है वो यहां से r डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? लेट अस से दिस -q चार्ज इज एट, इसका पोजीशन वेक्टर कितना बोल दिया मैंने? r बोल दिया। अब देखो ये r है और ये वेक्टर कौन सा हुआ? दिस वेक्टर इज d वेक्टर। इसको मैं d वेक्टर भी बोल सकता हूं। दिस वेक्टर इज d वेक्टर, यानी -q से लेकर +q के बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है? d होता है। एंड दिस वेक्टर इज d वेक्टर। तो ये वेक्टर कौन क्या हो जाएगा बताओ? दिस वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो दिस इज r, दिस इज d, तो दिस थिंग विल बी r प्लस d। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? r वेक्टर प्लस d वेक्टर, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? r वेक्टर प्लस d वेक्टर।
और माइनस क्यू चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया मेरे पास, आर वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक डायपोल है और जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हैं, और इस सिस्टम की मुझे क्या करनी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत आपकी याददाश्त अच्छी है तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया था या नहीं किया था, आंसर है हाँ जी किया था। मैं अजूम हमने कुछ ऐसा बोला था कि अगर मेरे पास क्या है, कोई एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिखूँ, दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई वाई एक्सेस एंड दिस इज माई जेड एक्सेस। यहाँ मैंने कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू बोल दिया और जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, बोल सकते हैं इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। तो इस क्यू की जो पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू यू इक्वल टू कैसे डिफाइन किया था हमने, क्यू इंटू वी आर। वी आर कहने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आर, या बोल सकते हैं पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट में पोटेंशियल जितना होगा उससे इस क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आ जाएगी, इस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है पहले से, ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। ठीक है, अब ऐसा मत बोलने लग जाना कि ये सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की जो एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले से है। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक चार्ज, किसी एक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक इतना वर्क करना पड़ेगा कि Q इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो हाँ, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सिमिलरली यहां पर भी देख सकते हो आप कि पहले मैं क्या करूंगा, इस माइनस क्यू चार्ज को यहां पर लाऊंगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, फिर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को यहां पर लाऊंगा, कुछ यहां पर मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से देखो यहां पर बात को, क्या है, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो उस टाइम पर कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हो कि मेरे पास दो चार्ज का सिस्टम है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, यहां पर चार्ज पहले से भी हैं जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, जिसको हमने क्या बोला है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। और मुझे उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए गए वर्क के अपोजिट क्या करना है, वर्क करना है। और वही किया गया वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जिसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, या बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो यहां पर कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एक Q1 चार्ज है और ये मेरा क्या है, Q2 चार्ज है, और अब देखो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर उसको R1 बोलूं, इसे मैं क्या बोल दूं, R2 बोल दूं, मेरे पास दो चार्ज का क्या है, एक सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो U इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास इस केस में देखो कितना, Q1 इंटू VR1 वेक्टर और प्लस कितना हो जाएगा, Q2 इंटू VR2 वेक्टर हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सॉरी, एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सीधे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसकी एनर्जी निकाल दी, फिर इसकी निकाल दी, दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सेम केस ये भी तो है, इसे मत लिखना, ठीक है, समझाने के लिए है। सेम केस ये भी है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम, कि U इक्वल टू, कैपिटल U इक्वल टू कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लस क्यू चार्ज। तो क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ऐसा ही कुछ आएगा ना, प्लस क्यू चार्ज, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास U इक्वल टू कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, दिस माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट R, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट R आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यानी प्लस क्यू का प्लस ही रहा। और फिर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट कहां पर, R प्लस D, पोटेंशियल एट V एट कहां पर, वेक्टर R वेक्टर प्लस D वेक्टर। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल। नाउ दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या निकल के आ गई, हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मतलब अच्छा मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, एक अच्छा जो हमको नीड है वो मुझे नहीं मिली, एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया, इससे मतलब क्या ही है, क्या ही कर सकता हूं, इससे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, जब भी ऐसा फील हो ना, हमको आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। देखो यहां से आगे क्या ही आगे बढ़ सकते हैं हम, कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी ऐसा फील हो कि हम आगे आप क्या करें, ऐसा फील हो कि आगे हम क्या करें, तो फर्मी एक साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि क्या कर दो, सीरीज एक्सपेंशन कर दो। ठीक है, क्या कर दो, सीरीज एक्सपेंशन। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे। फर्मी ने जनरल बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जब भी तुम्हें ऐसा फील हो कि मैं डाउट में हूं, तो एक काम करो, उसका सीरीज एक्सपेंशन कर दो। जैसा हमने इससे जो पिछला वाला जो लेक्चर डिस्कस किया था, जहां पर हमने मल्टीपल एक्सपेंशन किया था, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो यहां पर भी जो वी आर प्लस डी है, इसका क्या कर देंगे हम, टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या सीखनी पड़ेगी, पहले टेलर सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, वो सीखना पड़ेगा। तो फ्रॉम टेलर सीरीज एक्सपेंशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, सिंस वी नो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है, एफ एक्स प्लस एच, एच क्या है यहाँ पर, कोई एक स्मॉल नंबर है, एक्स क्या है यहाँ पर, हमारे पास एक कोई वेरिएबल है। ठीक है, एक्स प्लस एच, वन डायमेंशन की बात हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, एफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू एफ प्राइम एक्स, प्राइम का मतलब
एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास कितना, फिर प्लस का ये आता है मेरे पास कितना, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और फिर इंटू एफ डबल प्राइम एक्स प्लस एंड सो। तो दिस इज अवर टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब यहां पर जहां ये क्या है एफ एक्स प्लस एच है, हम किसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, इफ इस वी आर प्लस डी का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो यहां से मेरे पास वी आर प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाए, देखो अब देखो ये 1 डायमेंशनल केस है, ये 3 डायमेंशनल केस है, बिकॉज यहां पर क्या है आर वेक्टर है और यहां पर क्या है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, यानी एक्स की बात हो रही है। यहां पर मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों है, या फिर अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा तो आर थीटा फाई तीनों है। अगर मैं यहां पर सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा तो यहां पर एस फाई जेड तीनों है। ओके, तो यहां पर 3 डायमेंशनल केस है, तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो, तो दिस विल बी, इसके एनालॉजी यहां पर लिखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, वी आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये वी आर, फिर प्लस एच की जो कितना है डी है। देखो यहां पर एच क्या था, कोई स्केलर था, लेकिन यहां क्या है वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है ये बात, क्योंकि दिस सेपरेशन इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वेक्टर है तो डी वेक्टर आएगा, तो डी वेक्टर फिर डिवाइड में कितना आ गया ये 1 का फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या है मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यानी अगर 1 डायमेंशन में अगर डिफरेंशिएशन है तो वही डिफरेंशिएशन 3 डायमेंशन में किसमें चेंज हो जाता है, ग्रेडियंट में। तो ये क्या आ जाएगा यहां पर ग्रेडियंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी आर हो जाएगा। यहां पर क्या है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, ये कैसा मल्टीप्लिकेशन है, एक सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी स्केलर नहीं बोलेंगे, जो मैथमेटिक्स में एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वो है, लेकिन यहां पर ये वेक्टर है और किसी स्केलर का ये क्या है पोटेंशियल स्केलर होता है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा वेक्टर आएगा। तो वेक्टर इनटू वेक्टर, यहां पर दो ही चीज हो सकती हैं, यहां तो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। अब यहां पर कौन सा होगा, दिमाग आप लगाओ, देखो यहां पर जो होगा उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। यानी ये टर्म कैसा है, ये क्या है पोटेंशियल है, और पोटेंशियल कैसा होता है स्केलर होता है, तो यहां पर क्या आना चाहिए स्केलर आना चाहिए, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए स्केलर आना चाहिए। तो यहां पर कैसा प्रोडक्ट होगा स्केलर, नहीं कौन सा, हाँ स्केलर होगा, कौन सा होगा स्केलर ना क्रॉस स्केलर होगा, क्यों यानी डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी यहां पर क्या लगा देंगे हम डॉट लगा देंगे। डॉट क्यों लगा समझ में आया ना, अगर मैं यहां पर क्रॉस लगाता, देखो क्रॉस भी वैलिड था, यहां पर देखो क्रॉस वैलिड था इन दोनों को देखकर, लेकिन अगर मैं जब यहां देखूं और यहां कंपेयर कराऊं तो ये वेक्टर आ गया, लेकिन यहां क्या है स्केलर है, तो यहां वेक्टर तो आ नहीं सकता, तो वेक्टर नहीं आ सकता, तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या आ गया यहां पर डॉट आ गया, क्लियर हुई इतनी बात। और जो हायर टर्म है उन्हें क्या कर दो नेग्लेक्ट कर दो, यहां पर लिख दो नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, क्या कर दो इसको नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, ओके। उसका रीजन क्या है, डी इज वेरी वेरी स्मॉल, जो डी है वो क्या है बहुत छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं जो हायर टर्म यहां पर आएंगे प्लस के बाद उन्हें हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ओके। डस्टर आ गया यार, अब देखो तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पर r प्लस इसकी जगह कितना लिख सकता हूं मैं, इधर लिखना पड़ेगा, ये मिटा दूं मैं, ये नोट कर लेना आपने, स्कीमेटिक क्या होने वाला है आज का हमारा। अब देखो ठीक है, तो यहां से मेरे पास वी आर प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, वी आर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना वी आर, फिर आ गया मेरे पास प्लस का एंड दिस इज डी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी आर आ गया, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इसको उठाकर पुट कर दो, यहां से उठाकर इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बच जाएगी मेरी, देखो एनर्जी यू इक्वल टू कितना आ गया ये माइनस का क्यू, और माइनस का क्यू इंटू कितना है ये वी आर वेक्टर है, फिर प्लस का क्यू और फिर इनटू ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज आ जाएगी, क्या है मेरे पास देखो दिस इज वी आर वेक्टर, फिर प्लस का डी वेक्टर डॉट कितना आ गया ये ग्रेडियंट ऑफ वी आर आ गया, आया नहीं आया आंसर आज ही आया, ब्रैकेट क्लोज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप u इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना माइनस का q और इनटू कितना आ गया ये वी आर आ गया, फिर प्लस का q एंड दिस वन इज वी आर एंड फिर प्लस का कितना आ गया ये q इंटू डी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी आर निकल के आया, ठीक है। देखो इस चीज से ये चीज क्या हो जाएगी मेरी कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से मेरे पास एनर्जी u इक्वल टू कितना निकल के आ गया, देखो दिस इज q डी वेक्टर एंड डॉट दिस इज ग्रेडियंट ऑफ वी आर। नाउ दिस इज माई फॉर्मूला फॉर एनर्जी, ये क्या निकल गया मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल निकल के आ गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बट किताब में इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, देखो मॉडिफाई कैसे कर देंगे, सिंस वी नो जो मेरे पास क्यू डी वेक्टर होता है वो क्या है मेरे पास एक्चुअली दिस इज नथिंग बट
डायपोल मूवमेंट है, या Q इंटू डी क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। एक चीज और, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आंसर आज लिख सकते हैं। तो इसी को मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ वी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का ई वेक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको उठाकर इधर पुट कर दो और इसको उठाकर इधर पुट कर दो, आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का पी वेक्टर डॉट कितना आ गया, ई आ गया, कितना आ गया, माइनस का पी वेक्टर डॉट ई आ गया। तो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, एंड दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लो, ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, ओके। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है छोटे एग्जाम में, अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी का जैसे DU का या फिर BHU का या फिर बनारस हिंदू, सॉरी वो तो BHU हो गया, ठीक, या फिर JNU का, कहीं का भी अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप MSc के लिए, तो वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। या फिर किसी लोकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आने की क्या रहती है, संभावना रहती है, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। अब ये तो क्या हो गया, एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर मैं अज्यूम करूँ एक स्पेशल केस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, स्पेशल केस। स्पेशल केस कुछ ऐसा है मेरा कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। कुछ इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है मेरा, यूनिफॉर्म है, ई इज यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कैसा है मेरा, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा हुआ है, कोई एक डायपोल रखा हुआ है इस तरीके से। लेट अस से दिस इज माय डायपोल, ये क्या है मेरा डायपोल है, एंड दिस वन इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू। यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। और अज्यूम करो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है इसने, थीटा एंगल बनाया है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। और ये क्या है मेरे पास, डायपोल मोमेंट इसका कितना है, पी है, यानी पी और ई के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तब ये एक्सप्रेशन कैसे ओपन हो जाएगा, देन जो मेरे पास यू निकल के आएगा, यानी एनर्जी निकल के आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज माइनस का पी ई कॉस थीटा, कितनी हो जाएगी, माइनस का पी ई कॉस थीटा। ऐसा कैसे हो गया, देखो यहाँ पर क्या लगा दो, डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा लगा दो, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दो। वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी यानी पी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई यानी ई हो जाएगा, फिर कितना कॉस एंगल बिटवीन पी एंड ई, यानी वो कितना है मेरे पास, थीटा है। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, यहाँ पर यू निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, वेरी गुड, ओके। तो ये क्या होगा, एक स्पेशल केस हो गया जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और उसे थीटा एंगल बनाएगा, तो मेरे पास यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक, ओके। नाउ ये क्या होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो ई है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, दैट वाज कि टॉर्क ऑन पोटेंशियल डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, टॉर्क ऑन पोटेंशियल डायपोल, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी यार कुछ भी बोल देते हैं। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन टॉर्क ऑन डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देखो कितना हो जाएगा, और यूनिफॉर्म है, ठीक है, ध्यान देना, स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म, ओके। तो अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका ये रहता है, हम सबको पता है। तो दिस इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गैप होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक, कुछ इस तरीके से, एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और यहाँ मैंने क्या रख दिया, एक इस तरीके से डायपोल रख दिया यूं करके, और ये क्या है, इसका प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज। अब देखो हम सब जानते हैं जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है, और प्लस क्यू चार्ज में लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तब यहां पर लगने वाला फोर्स कहां की ओर होगा, ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में होगा। लेट अस से दिस फोर्स इज कितना होगा, F इक्वल टू क्यू ई, सिंस वी नो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, क्यू ई के बराबर होता है नहीं होता है, आंसर होता है। तो यहां पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई इन दिस डायरेक्शन, और यहां पर फोर्स कहां की ओर होगा, इधर की ओर, एंड दिस फोर्स इज माइनस क्यू ई, ये फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा।
देखो अब क्वेश्चन ये है, कभी कभी क्वेश्चन यहां पर पूछ देते हैं हमारे सर हमसे कि जब भी हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है या फिर कुछ और लगता है, तो हमारा आंसर होगा यहां पर क्या लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं। और जब दो फोर्स एक साथ लगते हैं तो एक नई चीज को जन्म देते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। एंड द थिंग विच इज एनालॉगस टू द फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, तो फोर्स का जो क्या यूज होता है यहां पर, टॉर्क यूज होता है। तो टॉर्क क्या है, अगर टॉर्क को आप डिफाइन करना चाहोगे, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, टॉर्क इज कपल ऑफ फोर्स। ये क्या होता है? कपल ऑफ फोर्स होता है, जो फोर्स या फिर फोर्स का वो एनालॉगस जो रोटेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये क्या है, एक कॉपी है और इस कॉपी को मुझे ऐसे घुमाना है, क्या करना है, इस कॉपी को मैंने ऐसे घुमाना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कपल ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी एक फोर्स इधर की ओर लगाना पड़ेगा, एक फोर्स इधर की ओर लगाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं, कुछ ऐसा बोलूं कि आपको इस कॉपी को ऐसे गोल घुमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऐसे पकड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे गोल घुमाना पड़ेगा, तभी तो ऐसे गोल घूमेगा, नहीं घूमेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला एंड फ्री है और आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो, देखो ये वाला एंड फ्री है और यहां फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। यानी कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा, या मोशन वन डायमेंशन होगा, या बोल सकते हैं ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या लगाया, फोर्स लगा, यानी यहां पर सिंगल फोर्स लग रहा था। लेकिन जब मैंने कपल ऑफ फोर्स लगाया, एक फोर्स यहां लगाया और एक फोर्स यहां लगा, तो क्या हुआ, गोल घूम गया। तो गोल घूमने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर फोर्स का वो एनालॉगस जो रोटेशनल मोशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो यहां पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, न कि फोर्स। क्या लगेगा, कपल ऑफ फोर्स लगेगा। और कपल ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि एक फोर्स यहां के लग रहा है, एक फोर्स यहां की ओर लग रहा है, तो ये क्या है, कपल ऑफ फोर्स है। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, आपने साइकिल का हैंडल ऐसे पकड़ा हुआ है और ऐसे घुमा दिया आपने, लेफ्ट राइट जहां कोई घुमाना, जहां कोई मन कर रहा है वो जाने का। ओके, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो तो अब वो कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क को डिफाइन कैसे किया था हमने, सिंस वी नो, और ये बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। ठीक है, ये सेपरेशन कितना है, यहां से यहां तक, दिस इज डी। ओके, जो कपल ऑफ फोर्स होता है या जो टॉर्क होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज डिफाइन एज आर क्रॉस एफ। कैसे डिफाइन होता है ये, आर क्रॉस एफ, कुछ ऐसे डिफाइन होता है। ओके, नाउ अब यहां पर आर की जो कितना है, दिस थिंग इज आर। एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज क्या होती है, आर होती है। तो यहां पर आर की जो कितना है, डी है, तो यहां पर डी लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, डी क्रॉस, आपने क्या पढ़ा, आर क्रॉस एफ पढ़ा है। ठीक है, वो क्या है मेरे पास, ये चीज है। ठीक, यानी ये जो डिस्टेंस है दोनों, जहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, देखो अगर ये है मेरे पास, कुछ ऐसे घुमा रहा हूं, यहां पर ये एंड फिक्स है और यहां मैंने ऐसे फोर्स लगाया यूं करके, दिस इज फोर्स एफ। ठीक है, ऐसे फोर्स लगाया मैंने, तो यहां पर एक फोर्स देखो लग रहा होगा, तो यानी यहां पर फिक्स है। फिक्स कहने का मतलब है जैसे मैंने इसको घुमाया इधर को, तो घूमेगा, ऐसे गोल कर घूमेगा ना, ये ऐसे गोल करके घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, क्यों घूमेगा, क्योंकि दिस पॉइंट इज फिक्स। यानी ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज आर। ये कितना है, क्या होता है मेरे पास, आर होता है, तो यहीं से क्या निकल के आया, आर क्रॉस एफ निकल के आया। बट इन अवर केस दैट इज डी। ये कितना है हमारा, डी है, तो कितना आ जाएगा, ये डी क्रॉस एफ आ जाएगा। ओके, क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एफ इक्वल टू कितना है मेरे पास, क्यू ई है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया, डी क्रॉस, दिस इज क्यू ई, ऐसा कुछ आ गया। क्यू इज स्केलर क्वांटिटी, तो उसको मैं डी के साथ लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास टाउ इक्वल टू कितना आ गया, ये क्यू डी वेक्टर क्रॉस कितना आ गया, ये एफ वेक्टर आ गया। ओके ना, क्यू डी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ये ई है, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी इज डाइपोल मूवमेंट, कितना होता है, डाइपोल मूवमेंट, दैट इज पी। तो पी वेक्टर क्रॉस कितना आ गया, यहां पर मेरे पास ई वेक्टर आ गया। तो दिस इज अवर डाइपोल, सॉरी दिस इज अवर टॉर्क। ये क्या निकल गया हमारा, टॉर्क निकल गया। तो टॉर्क इज डिफाइन एज पी क्रॉस ई। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, पी क्रॉस ई से डिफाइन करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करना है, आपको नोट करना है। और एक चीज और, अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा हो, देन दिस विल बी टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, इस टॉर्क विल बी पी ई साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और एन कैप विल बी द परपेंडिकुलर टू द पी एंड ई, दोनों के बीच दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो नया वेक्टर निकल के आता है वो पी और ई दोनों का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से मेरे पास टाउ इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इन मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा, सिंपल मेरे पास पी ई साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो ये तो क्या निकल गया, हमारा टॉर्क निकल गया। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है या फिर एक और टॉपिक है, दैट इज वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, वर्क डन
टू रोटेट डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, और इसको ऐसा बोल दो, यूनिफॉर्म बोल दो। ऐसा बोल दो, यूनिफॉर्म। ठीक है, स्पेशल स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, एंड दैट स्पेशल केस इज यूनिफॉर्म। ठीक, तो अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। ठीक, ओके, इस तरीके से एक मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पर मैंने एक डायपोल रखा हुआ है इनिशियली यूं करके, इस तरीके से है कुछ। ओके, ऐसा कुछ है, जैसे यहाँ पर कितना है -q है, और यहाँ कितना है +q है। ठीक, अब यहाँ पर कितना एंगल बना रखा है, लेटर से थीटा एंगल बना रखा है। अब यहाँ पर फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, इधर की ओर, यहाँ फोर्स इधर की ओर। ठीक, देखो यानी जो टॉर्क है उसको क्या करना चाह रहा है, देखो ऐसे घुमाना चाह रहा है ना, यानी टॉर्क इस डायपोल को किसके डायरेक्शन में लाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। यानी किस पोजीशन में लाना चाह रहा है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लाना चाह रहा है। समझ में आ रही बात? आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत फील होगा कि ये वाला फोर्स इधर को धक्का दे रहा है और इसको इधर को धक्का दे रहा है। देखो अल्टीमेटली होगा क्या, ये डायपोल ऐसे है ना, डायपोल ऐसे, टॉर्क क्या करना चाह रहा है, डायपोल को घुमा के ऐसा लेना, ऐसा बनाना चाह रहा है। यानी इस डायपोल को किसके अलोंग बनाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाह रहा है। समझ में आ रही बात इतनी? ओके, तो यहां भी तो ऐसा ही करना चाहेगा। दिस इज टॉर्क, दिस इज डायपोल, एंड दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्क, दिस डायपोल वांट टू अरेंज हिमसेल्फ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा बनना चाहेगा हमारा कौन, डायपोल। अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसको क्या करना है, इसको घुमाना है, मेरे को क्या करना है, इसको घुमाना है। देखो इसको घुमाना है मतलब ऐसा करना है, तो यानी इसको मैं घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क किसके अपोजिट करना पड़ेगा मेरे को, टॉर्क के अपोजिट। जो अप्लाइड टॉर्क है यहाँ पर उसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि मैंने इसको थोड़ा सा, एक बहुत छोटा सा एंगल घुमाया, माना इसके अलोंग घुमाया, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, इस तरीके से मैंने इसको रोटेट किया। अभी मेरे पास पहले ऐसे था, अब ऐसे, जो डॉटेड लाइन है वो उसकी आप फाइनल पोजीशन है। ठीक है, माना कितना इसको रोटेट कर दिया मैंने, डी थीटा से रोटेट कर दिया, कितना, बहुत स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट कर दिया। तो डी थीटा रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और किसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, टॉर्क के, क्योंकि टॉर्क क्या करना चाह रहा है, उसको ऐसे अलाइन करना चाह रहा है। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको ऐसे उल्टा घुमा दिया, कितना, डी टाउ। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मुझे क्या करना है, निकालना है। ये कुछ ऐसा हो गया कि हमारी घड़ी की सुई ऐसे चल रही थी, मैंने घड़ी की सुई को 5 मिनट पीछे कर दिया हाथ से, ऐसे, माना मेरे शीशा फूटा है, हाथ से मैंने इसे पीछे कर दिया। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, जो टॉर्क लग रहा था, तो जो घड़ी का इंजन टॉर्क लगा रहा था घड़ी की सुई में, उसके मैंने अपोजिट वर्क किया, और कितना घुमा दिया उसको, डी थीटा एंगल से घुमा दिया। तो डी थीटा एंगल से घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन टू रोटेट डायपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, दैट विल बी स्मॉल वर्क। दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी थीटा, नहीं, क्या आ जाएगा, टाउ डॉट डी थीटा, बिकॉज टॉर्क के अगेंस्ट क्या कर रखा है हमने, वर्क कर रखा है। तो कितना आ जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब वर्क डन। अब अज्यूम करो कि इसको मैं कहां से कहां, θ1 से θ2 क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। एक कोई लार्ज एंगल पहले θ1 पर था, अब कहां ले गया उसको मैं, θ2 में ले गया। नाउ वर्क डन इन टू रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2, रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से θ2 रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा। देखो कुछ ऐसा है कि अगर ये बोलो, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर इस तरीके से डायपोल रखा हुआ है यूं करके। ओके, ये डायपोल है मेरा, ठीक, इस तरीके से। इनिशियली किस एंगल पे था, ये θ1 पे था। इसको रोटेट करके मैं यहां पहुंचा दिया यूं करके, ऐसे रोटेट कर दिया, यूं करके कर दिया रोटेट। अब ये हो गया, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। ओके, नाउ दिस एंगल इज θ2, ये एंगल कितना है मेरा, θ2 है। कितना वर्क किया, यहां पर तो क्या है, स्मॉल एंगल रोटेट किया, यहां पर एक बड़े लार्ज एंगल, मैंने θ1 पे था, अब कहां पहुंचा दिया इसको मैं, θ2 में पहुंचा दिया। तो कितना वर्क किया, तो क्या कर दूंगा, सिंपल सा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा एंड लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, या फिर यहां पर लिखो तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, टाउ।
इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये है, कितनी है, पी ई साइन थीटा है या नहीं है। टाउ की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा, तो दिस इज थीटा 1 से थीटा 2 एंड दिस वन इज पी ई साइन थीटा और इनटू कितना आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास W इक्वल टू कितना आ गया, देखो पी ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा बिकॉज हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। एंड दिस वन इज थीटा 1 टू कितना हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा एंड दिस वन विल बी सॉरी साइन थीटा आ जाएगा, अंदर अंदर कितना आ जाएगा, साइन थीटा और इनटू कितना आ जाएगा, डी थीटा। तो W इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होता है, कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा एंड लिमिट फ्रॉम थीटा 1 टू कितना हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। तो W इक्वल टू, देखो उस माइनस को बाहर ले लो तो अंदर कितना बचेगा, सॉरी अंदर माइनस बाहर ले लिया, अंदर कितना बच गया, सिंपल कॉस थीटा 2 माइनस कितना आ गया, कॉस थीटा 1 आ गया। नाउ दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 इसको डिस्प्लेस करने में, या बोलते हैं रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा। क्लियर हुई बात। तो दिस फॉर्मूला इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके नाउ अब इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इधर देखो देखो क्या है हमारे पास, W इक्वल टू, उसको अंदर ले जाओ, जो माइनस का पी है ना उसको अंदर ले जाओ। देखो W इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना, माइनस का पी ई कॉस थीटा 1, फिर माइनस ये वाला माइनस, फिर ये वाला माइनस, कितना देखो मेरे पास, देखो माइनस का पी ई कॉस थीटा 2 है ना, कॉस जैसे माइनस का पी ई कॉस थीटा 1, ऐसा कुछ आया ना। ये क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 और माइनस पी ई कॉस थीटा 1, ये क्या है मेरे पास, एनर्जी ऑफ डायपोल, या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल इज थीटा 2 एंड दिस इज एनर्जी, या फिर बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज थीटा 1। तो ये चीज मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, W इक्वल टू दिस थिंग इज, ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा 1, फिर माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास है, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल सॉरी दिस इज थीटा 2 एंड दिस वन इज थीटा 1। जो थीटा 2 है ये क्या है मेरे पास, फाइनल एंगल है, जो थीटा 1 है वो क्या है मेरे पास, इनिशियल एंगल है। तो यहां से मेरे पास W इक्वल टू क्या निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ऐसा हुआ नहीं होगा, सॉरी हाँ माइनस। ओके क्लियर है बात। तो दिस इज अवर वर्क डन। तो अगेन ये क्या हो गया, एक और फॉर्मूला निकल के आ गया कि थीटा 1 पे उसकी एनर्जी निकाल दो, फिर थीटा 2 पे एनर्जी निकाल दो, दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो, वही किसका बराबर होगा, मेरा वर्क डन के बराबर होगा। तो ये दो फॉर्मूले क्या है मेरे पास, वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कितना वर्क करना पड़ेगा किसी एक डायपोल को रोटेट करने के लिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहीं पर हमारा, वो है हमारे पास क्या, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके तो यहां पर सिंपल सी बात है कि मेरे पास दो डायपोल है, अज्यूम करो कि एक डायपोल मेरे पास कुछ ऐसे है, दिस इज वन डायपोल। ओके इस तरीके से रखा हुआ है, लेट अस से इस डायपोल मोमेंट इज P1, इसका डायपोल मोमेंट कितना है, P1 है, और एक डायपोल और है यहाँ पर वो ऐसे रखा हुआ है, इसका डायपोल मोमेंट कितना है, P2 है, कितना है, P2 है। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि डायपोल P1 डायपोल P2 डायपोल P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसा बोलता हूं नहीं बोलता, आंसर आज ही बोल सकता हूं। क्या बोलता हूं, देखो मैं इस डायपोल P1 के कारण इस पॉइंट पर जहां पर हमारे पास डायपोल P2 रखा हुआ है वहां पर इसके कारण कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हमने कल फाइंड करना सीखा है कैसे निकालेंगे। ओके तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम ये बोल सकते हैं कि डायपोल P2 डायपोल P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और जब भी हम किसी डायपोल को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो कितना टॉर्क लगेगा, वही टॉर्क, यहाँ टॉर्क लगने का मतलब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ये इस पर क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है, यानी इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये इसी के तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ मेरे पास, P1 और P2 के बीच का इंटरेक्शन हुआ। समझ में आई इतनी बात, और इसी को हम क्या बोलेंगे, और यहीं पर हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी भी फाइंड करेंगे। ठीक है देखो उससे पहले ये क्या होगा, सेंटर हो गया इसका, ये इसका सेंटर हो गया। अज्यूम करो ये सेपरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से दिस सेपरेशन इज R, ये सेपरेशन कितना R है, एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है ऐसा कुछ बोल दिया। नाउ यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, या फिर पहले लिखो इंटरेक्शन एनर्जी
ऑफ P2, अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, देखो इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ P2, जो डायपोल P2 है उसकी इंट्रैक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, अभी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही तो इसकी इंट्रैक्शन एनर्जी होगी, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस का P2 डॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ दिस पॉइंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस डायपोल P1, तो कितना आ जाएगा ये P2 इंटू कितना आ जाएगा E1 आ जाएगा, ठीक है, इतिहास समझ में आया आपको, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस कारण है, P1 के कारण है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास E1 है, और ये P2 क्या है, इसका डायपोल मोमेंट है, ठीक, ओके। अब मुझे क्या चाहिए फिर, E1 चाहिए, तो E1 निकालना आसान है बहुत, सिंस E1 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जो E1 इक्वल टू होता है वो कल ही पढ़ा है हमने, 1/4πε0 इंटू 1/r⁻3, और इंटू कितना आता है देखो 3, यहाँ पर कितना आता है आर कैप डॉट दिस वन इज पी वेक्टर, फिर यहाँ पर कितना आता है आर कैप, फिर हमारे साथ कितना आता है पी वेक्टर, ओके। अगर मैं E1 की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा P1 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो कुछ मिटाना पड़ेगा मेरे को अब इधर ओके। अब देखो, तो इसको यहां रख दो, फिर आप क्या है मेरे पास, जो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ U2 निकल के आ जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल 2, या फिर इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P2 निकाल दो यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ है पहले से, तो दिस इज माइनस का P2, फिर डॉट कितना आ जाएगा E1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास देखो, दिस इज 1/4πε0 इंटू 1/r², फिर ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा ये 3, और ये कितना आ गया मेरे पास आर कैप डॉट P1, और ये R1, फिर माइनस का कितना आ गया ये P1 वेक्टर आ गया, इसको अंदर भेज दो फिर वेक्टर वालों के साथ, तो इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं इसका साथ भेज दूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 1/r², तो ये माइनस हो जाएगा, तो दिस इज माइनस का 3, और ये कितना है देखो यहाँ पर आर कैप डॉट कितना आ गया P1 आ गया, फिर ये आर कैप है तो इसके साथ डॉट पुट हो जाएगा इसका, तो दिस इज P2 डॉट कितना आ गया ये आर कैप आ गया, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है आगे पीछे हो सकता है, क्लियर, एंड दिस वन इज माइनस, फिर कितना आ जाएगा ये P2 वेक्टर डॉट कितना आ गया ये P1 वेक्टर आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरे, ओ माइनस अंदर भेजा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक, इसको आगे पीछे लिख लोगे आप, तो यहाँ से मेरे पास इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P2 इज इक्वल टू कितना आया 1/4πε0 इंटू 1/r², और उसको पहले लिख दो, तो दिस इज P2 डॉट P1 हो जाएगा, फिर माइनस का कितना आ जाएगा ये 3, दिस वन इज आर कैप, और इन दिस वन इज P1 वेक्टर, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर P2 डॉट इन दिस वन इज आर कैप, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक, तो ये क्या निकल के मेरे पास इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल 2 निकल के। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डायपोल 1 निकाल सकते हो, उसके लिए क्या करोगे आप ऐसा अज्यूम करोगे, देखो उसके लिए क्या बोलोगे कि जो डायपोल P1 है वो कहां रखा हुआ है, डायपोल P2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्लियर बात, ओके। नाउ यहां पर एक और चीज आती है टॉर्क ऑन डायपोल 1 ड्यू टू 2, देखो क्या लिखा है, टॉर्क ऑन डायपोल 1 ड्यू टू 2, तो दिस विल बी इक्वल टू, पेन लिखो चलो, हाँ पेन टॉर्क लिख लो, ऐसे टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ कि टॉर्क ऑन डायपोल 2 ड्यू टू 1, उल्टा बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, टॉर्क ऑन डायपोल 2 ड्यू टू 1, किस पर टॉर्क निकालना है हमको, 2 पर, तो यहां कितना आ जाएगा P2 आ जाएगा क्रॉस, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, P1 के कारण, तो कितना आ जाएगा P2 क्रॉस कितना आ गया E1 आ गया, और यही क्या होगा यहाँ पर टॉर्क हो जाएगा, तो टॉर्क इन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा P2 क्रॉस E1 होगा। अगर मैं क्या निकालूं, टॉर्क इन 1 ड्यू टू 2 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरे पास P1 क्रॉस कितना आ जाएगा ये E2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा P1 क्रॉस E2 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है बात। तो अगेन ये क्या है मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर अगर टाइम बचता है तो एक क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व कर लेंगे, ओके। 40 मिनट हो गए वैसे मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर, ओके। मिटाएं कुछ, देखो ओके,
तो क्वेश्चन लिखो ऐसे ऐसे करके। अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, दिस इज जेड एक्सेस एंड दिस वन इज एक्स एक्सेस। यहां पर एक डायपोल रखा हुआ है, यहां पर एक डायपोल रखा हुआ है इस तरीके से, दिस इज माई डायपोल। अज्यूम दिस डायपोल इज P1, इस डायपोल का नाम क्या है, P1 है। और यहां पर एक डायपोल रखा हुआ है इस तरीके से ऐसे, इस डायपोल का नाम क्या है, P2 है। ठीक है सर, इसको डॉट डॉट बना दो ताकि आपको डायपोल दिखे। ओके, ये डायपोल है, इस डायपोल का नाम क्या है, P2 है। ठीक है, और ये क्या है, ओरिजिन है, ये चीज़ क्या है, ओरिजिन है। और ये पॉइंट क्या है मेरे पास, दिस इज A,0,0 है। और ये पॉइंट क्या है मेरा 0,0,0 है। और मुझे क्या फाइंड करना है, टॉर्क इन 2 ड्यू टू 1 निकालना है। ठीक है, इस डायपोल के कारण इस डायपोल 2 पर कितना टॉर्क लग रहा है ये फाइंड करना है, पहली चीज तो। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है हमको टॉर्क इन 1 ड्यू टू 2 फाइंड करना है। तीसरा में फाइंड करना है इंटरेक्शन एनर्जी, यानी इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P2 एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P1। ठीक है, जो फॉर्मूला पढ़े उसके हेल्प से ना ये निकाल देता हूं मैं, बाकी आपके लिए होमवर्क में है। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, टाउ फर्स्ट की बात करूं, यानी टॉर्क इन 2 ड्यू टू 1 निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो P2 क्रॉस कितना आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी यार, तो देखते कितना आ जाएगा, P2 क्रॉस कितना आया, E1 आएगा, नहीं E1 आएगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक से होगा E1, इसका P1 का तो दैट इज E1। तो सबसे मुझे क्या चाहिए, E1 चाहिए। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r⁻3, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 3 r डॉट P1 आएगा, और फिर कितना आएगा यहाँ पर r आएगा, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये P1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास E1 इक्वल टू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो कितना है, देखो r का मतलब ये सेपरेशन, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना है मेरे पास, a है, तो a की पावर कितना आ गया 3 आ गया, एंड दिस इज 3 इंटू r यानी किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा x डॉट, जो मेरे पास ये P1 है वो किस डायरेक्शन में है, दैट इज P1 इंटू z ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा x, फिर ये माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, दिस वन इज P1 इंटू z, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो ये चीज जीरो हो जाएगी, बिकॉज x डॉट z इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ, तो दिस टर्म इक्वल टू 0, तो बचा क्या मेरे पास, ये बचा। तो यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a⁻3, और अंदर कितना बच गया, ये माइनस का P1, ये P1 इंटू माइनस का कितना आ गया, z आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, यानी कहाँ की ओर, नीचे की ओर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, और ये मेरे पास P1 दे रखा है, P2 ये दे रखा है τ21, रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो τ21 इज इक्वल टू P2 क्या मेरे पास ये है, अगर मैं P2 यहाँ पर लिखना चाहूंगा तो P2 इंटू कितना आ जाएगा, x, बिकॉज इट इज इन x डायरेक्शन, तो P2 x, फिर क्रॉस कितना है मेरे पास, E1 है, E1 की वैल्यू ये है, तो रख दो यहाँ पर, तो कितना आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a की पावर कितना आया, 3 आया, फिर यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, P1 आ गया, और फिर माइनस कितना आ गया, ये z आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, τ21 वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन इज, इसको P1 P2 एक साथ लिख दो, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज P1 P2 अपॉन a की पावर कितना आया, 3 आया, और यहाँ कितना बच गया मेरे पास x, फिर माइनस का कितना आ जाएगा, ये z, x क्रॉस माइनस z। इस माइनस को मैं यहाँ छोड़ा बाहर लिख सकता हूँ, आंसर आगे लिख सकता हूँ। तो x क्रॉस z उल्टा हो जाएगा ना, तो x क्रॉस z क्या होता है, -y होता है। देखो ये पढ़ा है ना हमने, IJK, ओके, ऐसे होता है। अभी क्या है, ये I क्रॉस k है, तो I क्रॉस k हो गया उल्टा, यानी -j, यानी -y। तो τ21 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस में प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वन इज P1 P2 अपॉन कितना आ गया, ये A3, और ये कितना आ गया मेरे पास, y आ गया, क्या आ गया, y। ठीक है, अगर मैं y डायरेक्शन देखूं तो y विल बी xy, यानी पीछे की ओर होगा, तो यहाँ पर ऐसे घुमाएगा इसको, ये कैसे, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इसको ऐसे घुमाएगा, कैसे, ऐसे, ठीक, कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, ड्यू टू
दिस, इसके कारण पर टॉर्क कहाँ क्यों लगेगा, इधर क्यों लगेगा, और इस तरीके से क्या होगा, ये घूमेगा, बिकॉज किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाई कैप डायरेक्शन में आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक, नाउ सिमिलरली क्या निकाल सकते हो आप, टाउ 1 2 निकाल सकते हो। क्या करो, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, फिर ये वैल्यू लगा दो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टाउ 1 2 इक्वल टू P1 क्रॉस कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा वो। अगर मैं यहाँ पर UP2 निकालूं, क्या निकालूं, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P2 निकालूं, क्या निकालो, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ P2 यानी UP2 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का P2 डॉट कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा, ये तो आएगा P2 डॉट E1। तो E1 ये है मेरे पास, और P2 ये है, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आएगा आंसर। ठीक है, ये तो निकलेंगे नहीं, टॉर्क निकाल देंगे, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो देखो, बिकॉज P2 इज इन एक्स कैप डायरेक्शन और E1 इज इन E1 इज इन जेड कैप डायरेक्शन, तो ये जेड कैप में है और जो P2 है वह एक्स कैप डायरेक्शन में है, तो एक्स कैप क्रॉस जेड कैप कितना, एक्स कैप डॉट जेड कैप कितना होता है हमारा, 0 होता है। तो इंटरेक्शन एनर्जी दोनों केस में 0 आ जाएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या थे मेरे पास, ये तो मैंने वैसे दे थे, तो ये दो क्या थे, इंपॉर्टेंट थे कि टॉर्क कितना लेगा, कितना टॉर्क लगेगा, इतना टॉर्क लगेगा, और टाउ 1 2 क्या करना है आपको होमवर्क में फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये लेक्चर क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया। और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर उसमें आपको और क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, जो क्या होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे पास 10 बार क्वेश्चन पड़े हुए हैं डायपोल से रिलेटेड, उनको करिए आप एक बार। पूरे मल्टीपोल एक्सपेंशन आज हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अगर आप चाहोगे कि मल्टीपोल एक्सपेंशन में आपको और क्वेश्चन में कराऊं, तो उसके लिए आपको मुझसे मतलब क्या करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, और कम से कम उसमें होने चाहिए 100 बच्चे तो होने चाहिए। 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे जब मैं कहेंगे तो मैं उसके लिए फ्री में वीडियो डाल दूंगा। ठीक, क्लियर है बात, ओके। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे वो मैं देखूंगा अभी, ठीक है, अभी मैंने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।